हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो में। इंडिया और पाकिस्तान। दोस्तों, जब आप इन दोनों मुल्कों का नाम एक साथ सुनते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? 2003 के वर्ल्ड कप में शोएब अख्तर की बॉल पर सचिन तेंदुलकर का वो पॉइंट के फील्डर के सर के ऊपर से मारा हुआ आइकॉनिक सिक्सर, या अटारी बॉर्डर पे होने वाली लोअरिंग ऑफ द फ्लैग सेरेमनी, जिसके शौर्य को देखकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। या फिर ये आपको उन वॉर्स की याद दिलाता है जिनमें भारत के वीर सपूतों ने अपना बलिदान देकर हमारी मातृभूमि की रक्षा की थी। या फिर कुछ और। एक दूसरे के पड़ोसी होने की वजह से इन दोनों देशों का इतिहास ऐसा रहा है कि इनका नाम साथ आने पर अच्छा या फिर बुरा दिमाग में कुछ ना कुछ तो आ ही जाता है। 1947 ये वो साल था जिसने साउथ एशिया के आने वाले फ्यूचर को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया, क्योंकि इसमें जन्म हुआ दो ऐसे मुल्कों का जो असल में हमेशा से एक ही थे। बल्कि अगर हम गौर से देखें तो अपनी इनर सोल से ये आज भी एक ही हैं। पर 1947 के कुछ दशक पहले कुछ ऐसा घटित होने लगा जिसने इन कंट्रीज को दो अलग अलग हिस्सों में बांट के रख दिया। जो आज एक मुल्क हो सकता था, वो एक दूसरे के साथ 3323 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करने के लिए मजबूर हो गए। पर क्या आपने कभी ये सोचा कि क्या होता अगर भारत का बंटवारा इन दो अलग मुल्कों के रूप में कभी हुआ ही ना होता? दोस्तों, आइए आज का हमारा वीडियो इसी सोच के साथ शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये टॉपिक आपके यूपीएससी मेंस जीएस पेपर 2 के इंटरनेशनल रिलेशन सेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, और उसी के साथ साथ एवर गोइंग इशू होने की वजह से इसकी अंडरस्टैंडिंग आपके इंटरव्यू के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम और भी बातें वीडियो के अंत में करेंगे, पर फिलहाल के लिए शुरू करते हैं अपने डिस्कशन को। दोस्तों, इमेजिन करिए कि आपके पास एक खेत है और उस खेत में आप अपनी फसलें उगाते हैं। एक दिन आपके खेत के बीच में एक मेद बना दी गई और उसे दो हिस्सों में बांट दिया। अब सवाल यह है कि क्या इससे आपके खेत या उसकी मिट्टी की तासीर या फिर कैरेक्टर बदल जाएगा? नहीं ना, वो दोनों हिस्से अभी भी वैसे ही रहेंगे जैसे शुरुआत में थे। ऐसा ही कुछ इंडिया और पाकिस्तान के साथ हुआ, जिसे ब्रिटिश सरकार ने जाते जाते कुछ मुट्ठी भर धार्मिक तौर पे कट्टर लोगों के दबाव और अपने बुरी नीयत के चलते दो हिस्सों में बांट दिया। फिर भी खेत के उन दो हिस्सों की तरह बंटवारे के लगभग 75 साल बाद भी इन दोनों देशों में बहुत सी समानताएं देखने को मिलती हैं। और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि ये देश अलग तो 75 साल पहले ही हुए हैं, पर उसके पहले हजारों साल से इनका इतिहास, संस्कृति और रहन सहन एक रहा है। इनकी मिट्टी एक है और उस मिट्टी के मानुष भी एक ही हैं। तो चलिए शुरुआत हम इनके इतिहास से ही करते हैं। दोस्तों, हड़प्पा सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में तो आपको पता ही होगा, जो दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशंस में से एक थी और इंडियन सबकॉन्टिनेंट पे सिविलाइज्ड लाइफ के सबसे पुराने एविडेंसेस हमें यहीं से मिलते हैं। ये हड़प्पा आज पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है, वही पंजाब प्रांत जिसका ईस्टर्न मोस्ट पोर्शन इंडिया का पंजाब स्टेट है। अगर हम इस सिविलाइजेशन की बाकी साइट की लोकेशन को देखें तो हम ये पाएंगे कि इनमें से कुछ इंडिया में है और कुछ पाकिस्तान में। इससे ये बात साफ हो जाती है कि आज के इन दो देशों में सिविलाइज्ड सोसाइटी की शुरुआत एक साथ हुई थी और वो 4000 साल पहले से ही एक साथ फल फूल रहे हैं। यहां तक कि आर्यंस के साथ शुरू हुए वैदिक कल्चर की नींव भी इंडियन सबकॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट के इसी इंडो पाक रीजन में रखी गई थी। इसके बाद आए मौर्यन डायनेस्टी के ग्रेट अशोका का एम्पायर हो, कुशन्स का एम्पायर हो या फिर गुप्ता एम्पायर हो, इन सब ने इंडिया और पाकिस्तान को एक सूत्र में बांध के रखा, क्योंकि तब तो पाकिस्तान नाम से कोई अलग एंटिटी या रीजन था ही नहीं। हालांकि इसके बाद आने वाले अरब्स और मुगल रूलर्स, जो कि मिडिल ईस्ट रीजन से आकर सबसे पहले अफगानिस्तान, पाकिस्तान और आज के इंडिया के नॉर्थ वेस्ट रीजन में ही बसे थे, इसीलिए कहना सही होगा कि इस टाइम के बाद यहाँ के कल्चर और रिलीजियस बिलीफ्स पे इनका असर कुछ ज्यादा पड़ा। पर फिर भी मिडिवल एज में राजपूत, सल्तनत डायनेस्टी, मुगल्स और उसके बाद सिख ने इस एक सूत्र को और अधिक मजबूती दी। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि शायद ये इस देश की मिट्टी ही थी जिसने समय के साथ आ रहे इन बदलावों के बाद भी इन्हें आपस में बांधे रखा। लेकिन अगर सब ऐसे ही चलता रहता तो आज ये दो अलग अलग मुल्कों में क्यों बंटता? इंडिया और पाकिस्तान नाम के दो अलग अलग एंटिटीज बनाए जाने का विचार हालांकि अर्ली 20th सेंचुरी में पनपा, पर इसकी नींव रखने और इस सोच को बढ़ावा देने में ब्रिटिश हुकूमत का बहुत बड़ा योगदान रहा, जिसकी शुरुआत उन्होंने हमारी यूनिटी को नेगेटिवली इफेक्ट करने के उद्देश्य से 1857 के रिवॉल्ट के कुछ समय बाद ही रख दी थी।
वही यूनिटी जिसके चलते ब्रिटिश इंडियन आर्मी के जवानों, देश की आम जनता और भारत के अनेकों रीजनल रूलर्स, जिनमें ज्यादातर हिंदू थे, लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में एकजुट होकर 1857 में ब्रिटिश सरकार की जड़ें हिलाकर रख दी थी। वो ब्रिटिश सरकार ही थी जिसने इस विद्रोह के बाद 1870s में मुस्लिम कम्युनिटी के एजुकेशनल डेवलपमेंट और रिफॉर्म के लिए सर सैयद अहमद खान द्वारा चलाए गए अलीगढ़ मूवमेंट को एक अलग ही रंग देने का काम किया, जिस प्रोग्रेसिव मूवमेंट का मेन मोटिव मुख्य धारा से कहीं पीछे छूट चुकी मुस्लिम कम्युनिटी को बेटर अपॉर्चुनिटीज दिलाना था और उन अपॉर्चुनिटीज के लिए इस कम्युनिटी को तैयार करना था। उसे ब्रिटिश सरकार ने अपनी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी से एक नए ताने बाने में बुन दिया। इसी का रिजल्ट था कि इस कम्युनिटी को यह विश्वास दिलाने की कोशिश की गई कि मुस्लिम कम्युनिटी के पीछे रह जाने का मुख्य कारण ब्रिटिश सरकार की पॉलिसीज नहीं बल्कि हिंदू कम्युनिटी है, जो उनके लिए कोई अपॉर्चुनिटीज छोड़ ही नहीं रही। और इन दो रिलीजियस कम्युनिटीज के इंटरेस्ट एक दूसरे से अलग हैं, जो तभी पूरे हो पाएंगे जब उन्हें एक दूसरे से छुटकारा मिलेगा। तो अगर उन्हें डेवलपमेंट चाहिए तो उन्हें अपना हक हिंदू से छीनना होगा, जिसमें ब्रिटिश सरकार उनकी मदद करने को तैयार है। दिसंबर 1906 में स्टैब्लिश हुई मुस्लिम लीग इसी मानसिकता की उपज थी, जिसका जन्म ही ब्रिटिश सरकार से मुस्लिम कम्युनिटी के बेनिफिट्स के बजाय मुस्लिम एलिट्स और एरिस्टोक्रेट्स के पर्सनल बेनिफिट के उद्देश्य से एक प्रेशर ग्रुप के रूप में हुआ था। इसी कड़ी में 1909 में हुए मोरेमिंटो रिफॉर्म्स भी ब्रिटिश गवर्नमेंट की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को प्रमोट करते नजर आए, जिसमें इंडियंस के लिए मांगे जा रहे इलेक्टोरल एंड लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स का सिला उन्होंने मुस्लिम्स और हिंदूज के बीच खाई बनाने के उद्देश्य से मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट के रूप में दिया। ऐसा करके वो भारत में पनप रहे अर्ली नेशनलिस्ट मूवमेंट को धर्म के नाम पर बांटना चाहते थे। ये इसका आफ्टर इफेक्ट ही था जिसने ब्रिटिश सरकार के इस कदम के विरोध स्वरूप भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में हिंदूवादी हट धर्मी मानसिकता का भी उदय किया और यहां से बोया गया सांप्रदायिकता की मानसिकता का बीज आगे चल के 1947 में इंडिया और पाकिस्तान की डिवीजन का कारण बना। दोस्तों, आपको शायद ये जानकर आश्चर्य होगा कि पाकिस्तान नाम ही 1933 में चौधरी रहमत अली नाम के एक प्रो पाकिस्तानी पॉलिटिशियन ने दिया था। इसके पहले इस नाम की कोई आइडेंटिटी जमीन पे तो छोड़िए किसी के जहन में भी नहीं थी, पर एक समय में भारत का ही एक पार्ट सो कॉल्ड पाकिस्तान आज हमारा पड़ोसी देश है। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, जिस देश का जन्म ही इसलिए हुआ था कि यह देश इस्लाम को मानने वालों को प्राथमिकता देगा और इसलिए उस समय की इंडियन मुस्लिम पॉपुलेशन से इन रिलीजियस फैनेटिक्स द्वारा यह अपील की गई कि अब उन्हें अपना देश मिल चुका है और अब उन्हें उसी में रहना चाहिए। पर उस समय भी ज्यादातर लोग ऐसे थे जो इस कॉन्सेप्ट से एग्री नहीं करते थे। उन लोगों का मानना था कि कोई धर्म या उसको मानने वाले कुछ धर्मांध लोग ये फैसला नहीं कर सकते कि किसकी मातृभूमि कहाँ है और किसे कहाँ रहना चाहिए। उनका मानना था कि जिसने जहां जन्म लिया है वही मिट्टी उसकी मां है और अपनी इस सोच की वजह से ही बहुत से लोग बंटवारे के बाद भी भारत में ही रहे। इसलिए अगर हम आज की स्थिति में देखें तो दुनिया में मुस्लिम पॉपुलेशन के मामले में पाकिस्तान इंडोनेशिया के बाद सेकंड नंबर पे तो जरूर आता है, पर मुस्लिम पॉपुलेशन के मामले में पाकिस्तान से कुछ ही पीछे और तीसरे पायदान पे इंडिया है। और इस सेकंड और थर्ड की पोजीशन की अदला बदली भी अभी बीते 5 साल में ही हुई है। उसके पहले तो पार्टीशन के बाद से ही पाकिस्तान से ज्यादा मुस्लिम्स मेजोरिटेरियन हिंदू पॉपुलेशन के बीच सर्वधर्म संभाव की भावना और इक्वल राइट्स के स्टेटस के साथ भारत में ही रह रहे थे। तो ऐसे में क्या वाकई ऐसे देश का कोई अस्तित्व है जिसका जन्म ही जिस उद्देश्य और मानसिकता के साथ हुआ था, उस उद्देश्य और मानसिकता का आधार ही गलत है? खैर दोस्तों, अब चलिए इस शॉर्ट हिस्टोरिक टूर के बाद हम अपने उसी क्वेश्चन पे वापस लौट आते हैं जिससे हमने इस वीडियो की शुरुआत की थी कि क्या होता अगर भारत का बंटवारा इन दो अलग अलग देशों के रूप में कभी हुआ ही ना होता। दोस्तों, यदि कभी ऐसा हुआ ही ना होता तो सबसे पहले उन लाखों करोड़ों लोगों को इस बंटवारे का दर्द नहीं झेलना पड़ता, जिनके परिवार इस बंटवारे और उस फैले डिसऑर्डर से जन्मे सांप्रदायिक दंगों की वजह से बिखर के रह गए। वो लोग जिनका रहन सहन, खाना पीना, यहां तक कि बोल चाल तक एक दूसरे से इतने मिलते जुलते हैं कि इनमें अंतर पहचान पाना भी मुश्किल है। आज पाकिस्तानी या भारतीय दो अलग अलग नामों से नहीं जाने जाते और इनकी पहचान एक होती। जैसे अगर हम गौर से देखें तो इंडिया के पंजाब स्टेट में रहने वाले सिख और हिंदूज का रहन सहन और खान पान बाकी भारतीयों के मुकाबले पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मुस्लिम्स या हिंदूज से ज्यादा मिलता जुलता है, क्योंकि उनके परिवार सदियों से
इसी प्रांत में एक साथ पल बढ़ रहे थे, इसीलिए उनके रिलीजियस प्रैक्टिसेस भले ही अलग अलग रही हो, पर उनके ट्रेडिशनल एंड कल्चरल वैल्यूज में काफी सिमिलैरिटी देखने को मिलती है। इसी तरह हम वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में रहने वाले हिंदूज और मुस्लिम्स में ज्यादा सिमिलैरिटीज देख सकते हैं, स्पेशली तब जब हम उन्हें गुजरात के हिंदूज या केरला के मुस्लिम से कंपेयर करके देखते हैं। अगर हम क्रिकेट फैंस के नजरिए से देखें तो वसीम अकरम और सचिन तेंदुलकर एक ही टीम से खेलते हैं। भारत की गायकी की दुनिया पाकिस्तानी सिंगर्स जैसे उस्ताद फतेह अली खान साहब, नूर जहां और मेहंदी हसन जैसे फनकारों और संगीत से और अधिक रोशन हो जाती। हैदराबाद, लखनऊ, भोपाल और दिल्ली के मुगलाई क्यूजीन्स में कराची और लाहौर का नाम भी शामिल हो चुका होता। दोनों तरफ से वो परिवार जो इस सरहद की वजह से बढ़ गए, उन्हें अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए वीजा का इंतजार ना करना पड़ता। साउथ एशिया के ये दो न्यूक्लियर पावर्स अगर साथ में इंडिया एज अ यूनाइटेड फ्रंट होते तो शायद हमारा देश और भी ज्यादा मजबूती से खड़ा होता और सबसे अहम कश्मीर का मसला जन्म ही न लेता, जिसके चलते वहां की आवाम पिछले कई सालों से हिंसा के साए में जीने को मजबूर है। दोस्तों सच बताइए, इस नजरिए से सोचने में दिल को एक सुकून सा तो महसूस होता ही है कि काश ऐसा होता तो कितना अच्छा होता, लेकिन शायद ये मंजर उतना सुनहरा भी नहीं होता जितना एक सरसरी निगाह पे देखने पे लगता है। चलिए आगे की बात करने से पहले हम फिर से अपने वीडियो पे थोड़ा सा पीछे चलते हैं। आपने अपने खेत के बीच में मेद बना दी थी और उसे दो हिस्सों में बांट दिया था। हालांकि ऐसा करने से उस खेत की आइडेंटिटी बदलनी तो नहीं चाहिए थी, पर क्या होता अगर आप उस खेत के एक हिस्से और उसकी फसलों का पूरा ध्यान रखते और दूसरे हिस्से में खरपतवार और जंगली पौधे उगने के लिए उसे ऐसे ही छोड़ देते। इस केस में दोस्तों आपको उस खेत के दोनों हिस्सों में साफ अंतर देखने को मिलता, और यही हाल है आज इंडिया और पाकिस्तान का, जहां इंडिया एक और रोज नई बुलंदियों को छू रहा है, पाकिस्तान और नीचे गर्त में जाता जा रहा है। जहां इंडिया यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर बनने की दौड़ में सबसे आगे खड़ा दिखाई देता है, वहीं पाकिस्तान अपनी ऑर्गेनाइज्ड टेरर फंडिंग को ना रोक पाने के चलते एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट और बैकलिस्ट के बीच झूल रहा है। आज इंडिया वर्ल्ड की 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और उसकी पर कैपिटा जीडीपी 2020 में $1900 थी। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान में ये लगभग $1200 थी, जो कि लगभग इंडिया की 3/5 है। इसके अलावा इंडिया बीते कई सालों से साउथ एशिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है, जो अपनी फॉरेन पॉलिसी डिसाइड करते समय वर्ल्ड पावर्स की आंखों में आंखें डाल के अपने फैसले लेता है। इसका प्राइम एग्जाम्पल हम ऑनगोइंग रशिया यूक्रेन वॉर में भी देख रहे हैं। वहीं पाकिस्तान एक इकोनॉमिकली फेल्ड स्टेट के रूप में दुनिया भर के सामने अपने लोन्स के लिए बेल आउट मांग रहा है और अपने कंगाली के चलते चाइना के हाथ की कठपुतली बना हुआ है। पाकिस्तान पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रंट पे भी एक फेल्ड स्टेट है, और ऐसा हम इसीलिए कह सकते हैं क्योंकि उसके 75 साल के इतिहास में एक भी प्राइम मिनिस्टर अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है। वहां की चुनी हुई सरकार भी पाकिस्तानी आर्मी की शैडो में ही अपना राज चलाती है, जिससे पाकिस्तानी आर्मी कभी भी तख्ता पलट करके देश का शासन अपने हाथ में ले सकती है। ऐसी कंडीशन में डेमोक्रेसी और सेपरेशन ऑफ पावर के सिद्धांत तो धरे ही रह जाते हैं। फिर कौन फिक्र करे राइट्स ऑफ सिटीजन की, और क्या ही होगी उस देश की क्वालिटी ऑफ लाइफ। दोस्तों दो देश जिनका इतिहास हमेशा से एक रहा और ये बंटवारे और ब्रिटिश सरकार से आजादी के बाद एक ही साथ अपने आगे के सफर पे निकले थे, वो महज 75 साल में ही इतने अलग अलग स्थिति में कैसे पहुंच गए। अब इसे ध्यान में रखते हुए ये सोचिए कि अगर आज दोनों मुल्क एक होते तो हम किस स्थिति में होते। 2021 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार जहां इस लिस्ट में पाकिस्तान 92nd पोजीशन पे था, इंडिया की रैंक 101 थी। ऐसे में सोच के देखिए कि इनकी कंबाइंड पॉपुलेशन जो कि 1.6 बिलियन से ज्यादा है, उसमें भुखमरी का ये बर्डन कितना भारी होता। इसी तरह इस पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए अनएम्प्लॉयमेंट का अनुमान भी लगाना मुश्किल है। जहां सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की जून 2022 की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में लगभग 8% अनएम्प्लॉयमेंट है, जिसे अनऑफिशियल स्टडीज इससे कहीं ज्यादा आंकते हैं। वहीं अगर हम दूसरी ओर देखें तो पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की मार्च 2022 की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में यह आंकड़ा 31% है, जबकि उस समय की गवर्नमेंट इसे 7% के आसपास क्लेम कर रही थी। अपनी हिस्ट्री और कल्चर के अलावा एक फील्ड और है जिसमें ये दोनों देश बदकिस्मती से साथ खड़े दिखते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021 के अनुसार इंडिया इस रैंकिंग में 85th प्लेस पर था,
जो कि एक चिंताजनक विषय है। लेकिन पाकिस्तान इसमें और भी अधिक दयनीय स्थिति में खड़ा दिखाई देता है क्योंकि वो 140th प्लेस पर है। इन सोशल पैरामीटर्स को छोड़कर अगर हम पाकिस्तान की हालिया स्थिति को भी देखें तो हम पाएंगे कि वो टेररिज्म, रेडिकलिज्म और एक्सट्रीमिज्म की गंभीर समस्या से जूझ रहा है, जिसके चलते वो बाकी दुनिया के लिए तो एक बड़ा खतरा बन ही रहा है, पर यहां उसकी आम जनता का रहना भी दूभर हो गया है। अपनी आर्मी, चाइना और रेडिकल टेररिस्ट के बीच में गेंद की तरह उछलता पाकिस्तान एक अनस्टेबल स्टेट में है, जिसमें वहां के कॉमन पॉपुलेशन सबसे ज्यादा सफर कर रही है। ऐसे में इंडिया और पाकिस्तान के मर्जर की कल्पना करना भी रूह को झंझोर कर रख देता है। इसके साथ साथ अफगानिस्तान के हाल और स्पेशली वहां की सत्ता पर तालिबान का कंट्रोल होने के बाद उसके भविष्य को लेकर सभी चिंतित हैं। ऐसे में यदि यूनाइटेड इंडिया का बॉर्डर सीधा अफगानिस्तान से जुड़ा होता तो इसका हमारे देश पर क्या परिणाम होता, इसका अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं। दोस्तों खैर, अब हम अपने इतिहास को तो नहीं बदल सकते और पास्ट में क्या ना हुआ होता उससे ज्यादा अहम यह है कि भविष्य में क्या होना चाहिए। अगर हम आज की स्थिति में देखें तो इंडिया के बेटर डेवलपमेंट के लिए जरूरी है कि उसके नेबरिंग कंट्रीज भी पीसफुल और खुशहाल हो, नहीं तो घुसपैठ, टेररिज्म और इन्फिल्ट्रेशन जैसी समस्याएं मुंह बाए खड़ी रहेंगी और इंडिया अपने इंटरनल इश्यूज को रिजॉल्व करने के बजाय इन्हीं में उलझा रहेगा। इसलिए इंडिया के भविष्य के लिए भी पाकिस्तान का स्टेबल होना जरूरी है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, यू कैन चेंज योर फ्रेंड्स बट नॉट नेबर्स। तो इससे प्रेरणा लेते हुए साउथ एशिया और संपूर्ण विश्व की शांति के लिए यह जरूरी है कि भारत और पाकिस्तान जैसे दो न्यूक्लियर पावर्स एक अच्छे पड़ोसियों की तरह अपने स्वर्णिम भविष्य का निर्माण करें और आपसी विवाद में अपने रिसोर्सेज बर्बाद करने के बजाय उनका उपयोग अपनी आवाम की बेहतरी के लिए करें। तो दोस्तों ये था एक एनालिसिस जहां पे हमने डिस्कशन किया कि क्या पाकिस्तान भारत का हिस्सा हो सकता था या फिर हो सकता है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपका क्या ओपिनियन है और कौन से वो नए डायमेंशंस हैं जिनको इस मुद्दे पे एक्सप्लोर किया जा सकता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पाकिस्तान और इंडिया का नाम एक साथ सुनो तो जहन में वही आता है जो दोनों मालक के मीडिया ने हमारे आम लोगों के जहनों में डाल रखा है, यानी नफरत, जंग, मजहबी जनूनियत और कौम की लड़ाइयाँ। ये सच में ऐसा ख्याल आके रहता है क्योंकि हम यही सुन के बड़े हुए हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन है और इंडिया वाले यही सुन के बड़े हुए हैं कि पाकिस्तान उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। वैसे वीडियो ऑनर ने यकतरफा बात कर दी, यानी वन साइडेड बात कर दी कि सचिन तेंदुलकर का सिक्सर याद आता है, यहाँ पर वाघा बॉर्डर की परेड याद आती है जिसे देख के हर भारतीय का सीना चौड़ा हो जाता है। वैसे ये बात पाकिस्तान में भी लागू होती है कि उस परेड को देख के पाकिस्तानियों का सीना भी चौड़ा हो जाता है। ज़मीन एक, तासीर एक, पैदावार एक, तो फिर सिखों के खेतों का उगाया हुआ करेला हमें सिख क्यों बताया गया और हिंदुओं के खेत का उगाया गया टमाटर हमें हिंदू टमाटर क्यों बताया गया। ये करने वाला, इसकी बुनियाद रखने वाला यकीनी तौर पर गोरा था, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अपने लोगों ने इस चीज़ को सपोर्ट किया, नहीं तो गोरों की ये साजिश कभी भी कामयाब नहीं हो सकती। क्योंकि गोरों का जो कानून था डिवाइड एंड रूल, लड़ाओ और हुकूमत करो, उसमें उन्हें ऐसे लोगों की ज़रूरत थी जो उनकी बातों को आम आवाम तक पहुंचाते, चाहे वो मुसलमानों की तरफ से होते चाहे वो हिंदुओं की तरफ से होते। अब ऐसा नहीं है कि गोरों ने सिर्फ इंडिया के मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ इस्तेमाल किया, बल्कि गोरों ने इंडिया के हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ भी इस्तेमाल किया, क्योंकि ये एक जंग की कैफियत थी और एक लड़ाई झगड़े की कैफियत थी और जब तक ये दोनों तरफ से ना हो तब तक ऐसा मुमकिन बिल्कुल भी नहीं हो सकता। एक तरफ गोरों ने हिंदुओं को सिखाया कि ये मुसलमान बुत शिकन है, तो दूसरी तरफ मुसलमानों को सिखाया कि हिंदुस्तान तुम्हारी जागीर है, और इस तरह हम मुसलमानों और हिंदुओं को लड़ा के गोरों ने हमारे ऊपर अच्छी खासी हुकूमत की। हालांकि वीडियो ऑनर कह रहे थे कि इससे पहले जितने भी अंपायर गुजरे हैं, अशोका अंपायर, गुप्ता अंपायर, हत्ता के सिख अंपायर तक, बीच में मुगलों का भी दौर आता है, राजपूतों का भी दौर आता है, तो उन सारे लोगों ने इसी इलाके के ऊपर हुकूमत की थी और इसे यूनाइटेड किया था, जो इस आज पाकिस्तान और इंडिया में डिवाइड हो चुका है। हत्ता कि अगर आप बहुत ज़्यादा पीछे जाएँ, 4 से 5 हज़ार साल पीछे जाएँ, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा की तहजीबें भी हमें इसी इलाके में मिलती है, दोनों तरफ तकसीम हुई। तो यानी कि ये इलाका सदियों से तहजीब याफ्ता था और सदियों से इस इलाके की एक सकाफत थी, लेकिन फिर ब्रिटिश के आने की वजह से यहाँ पर अच्छा खासा फ़र्क आया। इससे पहले वैसे फ़र्क आने की बुनियादें इससे पहले भी डल चुकी थी, जब अरब इस खित्ते में आए और इस्लाम इस खित्ते में आया तो हिंदुओं के लिए एक बिल्कुल ये नई चीज़ थी, क्योंकि इससे पहले सनातन धर्म इस इलाके का सबसे पुराना बल्कि दुनिया का सबसे कदीम तरीन धर्म था, जिसकी इब्तिदा इसी खित्ते से हुई थी। गोरों ने हिंदुओं और मुसलमानों के आम लोगों को इस कदर गुमराह कर दिया था कि मुसलमान समझते थे कि उर्दू मुसलमानों की ज़ुबान है और हिंदू समझते थे कि हिंदी हिंदुओं की ज़ुबान है। सच में नफरत का पैमाना इस कदर ज़्यादा हो चुका था कि मुसलमान सोमनाथ के मंदिरों से नफरत करते थे,
तो दूसरी तरफ हिंदू लाल किला और ताजमहल से नफरत करते थे और समझते थे कि ये हमारे ऊपर जुल्म की निशानी है। ये सारा करवाने वाले ब्रिटिश थे, लेकिन मैं फिर से यही कहूँगा कि यहाँ के लोगों की मदद के बगैर ऐसा मुमकिन नहीं था। जैसे तैसे सही पाकिस्तान और इंडिया अलग अलग ममालिक बन गए, तो क्या इन दोनों के जो फादर ऑफ नेशन थे, एक तरफ जिन्ना और दूसरी तरफ गांधी, तो क्या इनके मकासद पूरे हो गए? बिल्कुल भी नहीं। गांधी जी ने तो पाकिस्तान के बनने के ऐलान के बाद भी ये कहा था कि अगर मुसलमान हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं तो उन्हें मुकम्मल इज़्ज़त और एहतराम और बराबरी के साथ रखा जाएगा। लेकिन फिर इंतहा पसंदों की तरफ से इस अमन पसंद लीडर को सिर्फ 5 माह के बाद, यानी कि आज़ादी के सिर्फ 5 माह के बाद रास्ते से हटा दिया गया और जो गांधी जी का अमन का फलसफा था उसे तहस नहस करके रख दिया गया। यही सीन पाकिस्तान में भी देखने को मिलता है कि जिन्ना जो अक़लियतों की बराबरी की बात किया करते थे और अक़लियतों के लिए भी मुकम्मल हकूक़ की बात किया करते थे, उनके इस नज़रिए को भी नुकसान पहुंचाया गया। बल्कि जो मजहबी जनूनियत दोनों तरफ है उसने इन दोनों मज़ाहब के दरमियान अच्छी खासी नफरत पैदा कर दी। लेकिन आप इस सारे मामले में सियासत के उनसर को बिल्कुल भी पीछे नहीं रख सकते, क्योंकि सियासी जमातों ने मुसलमानों को और हिंदुओं को लड़ाकर जो वोट हासिल किए वो ब्रिटिश की ही एक रवायत कही जानी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हर इंसान को, हर भारतीय शहरी को बराबर के हकूक देता है, लेकिन इंडिया में ऐसी सियासी जमातें भी हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्रो हिंदू कहलाती हैं और उन्होंने आज तक सिर्फ हिंदू वोटरों को अपनी तरफ बुलाया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में भी बिल्कुल ऐसा ही सीन देखने को मिलता है कि पाकिस्तान की सियासी जमातें, खुसूसन जो मजहबी सियासी जमातें हैं, वो किसी तौर भी अक़लियतों के वजूद को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। यही सीन इंडिया में भी है और इसी तरह का नज़ारा हमें पाकिस्तान में भी देखने को मिलता है। और जो दोनों के फादर ऑफ नेशंस थे, जिन्ना और गांधी, उन दोनों के जो नज़रियात थे वो दबके रह गए, वो बिल्कुल ख़त्म हो गए। सियासत के इस नफरत के बाजार को यहीं पे बंद करते हैं और अमन का एक दरवाज़ा खोलते हैं कि सच में अगर पाकिस्तान और भारत एक होते तो एक तरफ आज भारत के पास नूरजहान, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान और मेहदी हसन जैसे बड़े गुलूकार होते थे, दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास, यहाँ चलो हिंदुस्तान के पास, मुतहदा हिंदुस्तान के पास लता मंगेशकर, जगजीत सिंह और उस्ताद बड़े गुलाम अली खान जैसे उस्ताद होते और बड़े बड़े गुलूकार होते। इसके साथ साथ सचिन तेंदुलकर और वसीम अकरम एक ही टीम के खिलाड़ी होते। विराट कोहली और बाबर आजम जैसे कामयाब कप्तान एक ही टीम का हिस्सा होते। दिल्ली से लाहौर जुड़ता और मुंबई से कराची जुड़ता। सच में एक अमेजिंग नज़ारा देखने को मिलता। यहाँ के मुसलमान सोमनाथ के मंदिर देखने जाते तो वहाँ के हिंदू यहाँ की जामिया मस्जिद देखने आते, यहाँ की फैसल मस्जिद देखने आते। एक बहुत ज़बरदस्त नज़ारा होता, बिल्कुल एक मजहबी आज़ादी होती और हर तरफ अमन का दौरा होता। पाकिस्तानी इंडिया की स्ट्रीट फूड को बिल्कुल नहीं भूल सकते और अगर हमें ऐसा मौका मैसर आता तो हम भागकर जाकर इंडिया की सस्ती मगर इंतहाई मज़ेदार स्ट्रीट फूड ज़रूर खाते। पाकिस्तान और इंडिया अगर एक होते तो इंडिया पाकिस्तान को UNSC यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मुस्तकिल मेंबरशिप ले देता और पाकिस्तान इंडिया को फैटफ की ग्रे लिस्ट से निकलवा लेता। दोनों मालिक की कंबाइन ग्रोथ रेट इकॉनमी की बहुत ज़बरदस्त होती और आर्मी स्ट्रेंथ का तो बिल्कुल भी कोई जवाब ना होता, कोई मुकाबला ना होता। दोनों एटॉमिक पावर अगर एक होती तो फिर यकीनी तौर पर वो आज चाइना और अमेरिका को टक्कर देने की पोजीशन में होती। इसके साथ साथ जो सबसे एक ज़बरदस्त किस्म का नज़ारा बन के आता कि 1960 की दहाई में पाकिस्तान की वजह से इंडिया का ग्रोथ रेट ज़बरदस्त होता और एशिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री होता। लेकिन आज 2022 में इंडिया की वजह से पाकिस्तान का यही सीन होता। अगर खेलों के मैदान की बात की जाए तो 4 बार पाकिस्तान इंडिया को हॉकी का वर्ल्ड कप जितवाता, 2 बार स्नूकर का कप जितवाता, 2 बार क्रिकेट का वर्ल्ड कप जितवाता, जबकि दूसरी तरफ भारत भी पाकिस्तान को खेलों के आलमी मुकाबलों में चैंपियन बना के रख देता। तो सच में एक बहुत ज़बरदस्त नज़ारा होता है। वीडियो ऑनर की आखिर में कही गई बातें मुझे पसंद नहीं आई क्योंकि मैं एक पाकिस्तानी हूँ। तो वीडियो ऑनर ने कहा कि पाकिस्तान एक सियासी तौर पर एक फ्लॉप रियासत है। पता नहीं उन्होंने कहाँ से सुन लिया। बार उन्होंने दलील दी कि पाकिस्तान का कोई भी वज़ीर आज़म अपनी आइनी मुद्दत पूरी नहीं कर सका। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान का कोई भी वज़ीर आज़म अपनी आइनी मुद्दत पूरी नहीं कर सका। लेकिन ये चौथी असम्बली है जो अपनी आइनी मुद्दत पूरी करने जा रही है 2002 से लेकर आज 2022 तक। फिर पाकिस्तान को इकनॉमिकली फेल रियासत कहा गया कि ये इसकी इकानमी बिल्कुल तबाह हो चुकी है, ये डिफ़ॉल्ट होने के करीब है। वैसे ऐसा श्रीलंका के हालात के बाद से ऐसा मुसलसल कहा जा रहा है, लेकिन ऐसा ना होना है और ना हुआ है और ना होगा। लेकिन अच्छी बात है कि अगर पाकिस्तान इंडिया से सेपरेट हो गया तो पाकिस्तान की वजह से इंडिया की ये बदनामियाँ नहीं हो रही कि इंडिया एक सियासी तौर पर नाकाम रियासत है या मुआशी तौर पर एक नाकाम रियासत है या चाइना की कॉलोनी बना हुआ है। तो पाकिस्तान की वजह से इंडिया को कुछ तो प्लस पॉइंट हुए ना कि इंडिया को ये मनफी बातें सुनने को नहीं मिलेंगी। लेकिन यहाँ मैं बतौर भारतीय आपसे एक सवाल ज़रूर पूछना चाहता हूँ
कि अगर एक आम भारतीय इस चीज़ को गलत समझता है कि पाकिस्तान इंडिया से अलग हो गया, तो फिर उसे इस चीज़ को भी गलत समझना चाहिए कि मशरकी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश मगरबी पाकिस्तान से अलग क्यों हुआ। क्योंकि भारत एक तरफ तो पाकिस्तान के टूटने को गलत कहता है और दूसरी तरफ इसी पाकिस्तान के मजीद टूटने को यानी बांग्लादेश के बनाने को अपना क्रेडिट भी मानता है। यानी फेयर थिंकिंग बिल्कुल भी नहीं है। अगर पाकिस्तान का इंडिया से अलग होना गलत था तो फिर बांग्लादेश का पाकिस्तान से अलग होना भी गलत है। अगर आप जुबानों की बुनियादों पर तकसीम लें तो 1936 में बिहार और उड़ीसा के दरमियान पहली तकसीम इसी बात हुई थी कि इन दोनों की जुबानों में फ़र्क था। उसके साथ साथ आप 1960 को उठा के देख लें, उस वक्त भी मराठी लोगों में और गुजराती लोगों में तकसीम हुई, 2 रियासतें बन गई। उसके बाद मजीद आगे चले तो 1967 में पंजाब हरियाणा में तकसीम हो गया, उसकी वजह भी ज़ुबान थी। तो अगर ज़ुबान के नाम पर तकसीम हो सकती है तो और अगर अक्सरियत मुतालबा करती है कि उसे धर्म के नाम पर भी तकसीम होना है, तो मेरा नहीं ख्याल कि आज 75 साल गुजरने के बाद भी इस पर एतराज़ किया जाना चाहिए। लेकिन मैं बांग्लादेश वाला सवाल आप पे ज़रूर छोड़े जा रहा हूँ कि अगर इंडिया का पाकिस्तान से अलग होना गलत था तो क्या बांग्लादेश का पाकिस्तान से अलग होना ठीक था। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अगर आप भी किसी वीडियो पर रिएक्शन चाहते हैं तो अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को कीमती समय देने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।